अक्षय कुमार, सहायक आचार्य एएफएम, राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट सेकंड, वित्तीय प्रबंध के तहत एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पार्ट 2 अनुपात विश्लेषण के बारे में अपन बातें कर रहे थे। पिछली क्लासों के अंदर मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि अनुपात क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी डिटेल्स अपन ने बात कर ली थी। आज बात कर रहे हैं अपन तरलता अनुपात या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत पहला अनुपात है चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात। इसे इंग्लिश में बोलते हैं करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। चालू अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसे हम वर्किंग कैपिटल अनुपात के नाम से जानते हैं। करंट एसेट्स क्या है और करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज के साथ क्या संबंध है, वह अनुपात आपको बताता है। यह अनुपात संस्था की चालू तरलता के बारे में संकेत देता है, जो अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का एक माप है। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अपन जानते हैं दो चीजें होती है, एक तरफ होती है एसेट्स और दूसरी तरफ होती है लायबिलिटीज। ये जो लायबिलिटीज होती है या करंट एसेट्स होती है, करंट लायबिलिटीज वो होती है जिनको हम एक साल के अंदर या एक लेखा अवधि के अंतर्गत नगद के रूप में परिवर्तित कर सकें, चेंजेस कर सकें, इसलिए हमें उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। जिन दायित्वों का भुगतान वापस अगेन आई रिपीट अगेन, जिन दायित्वों का भुगतान हम एक वर्ष की अवधि में कर देते हैं उन्हें हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। या करंट एसेट्स वो होती है जिनको हम नगद के रूप में एक वर्ष में परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब उनको बेचकर उनको हम कैश के रूप में एक साल के अंदर ले सकते हैं। और लायबिलिटीज वो हैं जिनका भुगतान हमें एक साल के अंदर करना पड़ता है या एक लेखा अवधि के अंदर हमको करना पड़ता है। अतः चालू संपत्तियों व चालू दायित्व को अनुपात की गणना करके संस्था अल्पकालीन वित्तीय सुदृढ़ता का अध्ययन करती है। अब बात करते हैं कि ये करंट रेशियो है, जो चालू अनुपात है या वर्किंग कैपिटल रेशियो है, इसको हम कैसे गणना करते हैं। तो देखिए, चालू संपत्तियों व चालू दायित्व के अनुपात को चालू अनुपात कहते हैं। इसे हम सूत्र रूप में करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर करंट एसेट के अंदर करंट लायबिलिटीज का भाग दे दिया जाए तो हमारे सामने करंट रेशियो आ जाता है। आपकी स्क्रीन शीट पे एक चिट्ठे का लायबिलिटीज एवं चालू संपत्ति विवरण आपको नजर आ रहा है। मेरे लेफ्ट साइड में चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटीज है, और राइट हैंड साइड पे चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स है। देखिए, चालू दायित्व कौन कौन से होते हैं। बीपी यानी देय विपत्र, क्रेडिटर्स यानी जिनको हमें भुगतान करना है, अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म लोन, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर आप एक स्टार लगा लीजिए, इसके बारे में बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स पर प्रोविजन, नया मांगा गया लाभांश, घोषित लाभांश, ग्राहकों से अग्रिम। अगर हम किसी ग्राहक से एडवांस में लेते हैं तो ये भी एक करंट लायबिलिटीज है, या तो हमें सामान देना पड़ेगा या हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हो गया था, डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स, और दीर्घकालीन ऋणों की चालू वर्ष में देय किस्त। देखिए, इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन द लॉन्ग टर्म लोन। देखिए, हम दीर्घकाल के लिए कोई ऋण लेते हैं, लेकिन उसका वो भाग जो इस वर्ष हमें चुकाना है वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई है। चलिए बात करते हैं करंट एसेट कौन सी है। मैंने आपको आउटस्टैंडिंग में स्टार लगवाया, आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं अभी। कैश, करंट लायबिलिटीज के अंदर कैश एट बैंक, उसे बैंक बैलेंस भी बोल सकते हैं। बीआर, डेटर्स, स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हिंदी में बोलेंगे अल्पकालीन विनियोग या
विपणन योग्य प्रतिभूतियां यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, पूर्णत्व, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अग्रिम भुगतान यानी एडवांस पेमेंट, उपार्जित आय यानी एक्रूड इनकम, सार्वजनिक आयोग के पास रखी गई जमाएं यानी डिपॉजिट कैप्ट विद द पब्लिक बॉडीज फॉर द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, अन्य राशि जो वर्ष में प्राप्त होने वाली है, अदर्स अमाउंट रिसीवेबल विद इन ए ईयर, ये सारी हमारी क्या हो गई, करंट असेट्स हो गई है। मैंने बात की थी आपसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट की बात की थी। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा साधारणतः स्थायी होती है, अतः यह तर्क दिया जाता है कि चालू अनुपात की गणना करते समय बैंक ओवरड्राफ्ट को चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज न माना जाए। वस्तुतः यह सुविधा जो बैंक ओवरड्राफ्ट देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी जो डिपॉजिट है उससे अधिक राशि का आप विड्रॉल कर लें, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ये सुविधा आपको बैंक देता है, कुछ इसके लिए शुल्क लेता है, यानी आपके पास जमा है, जमा से ज्यादा आप बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ये आपको स्थायी होता है, इसलिए हम इसको चालू दायित्व में गणना नहीं करते हैं। लेकिन इसकी अपोजिट में आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वस्तुतः बैंक अधिवेशन सुविधा को बैंक किसी भी समय निरस्त कर सकता है, मना कर सकता है कि आपको मैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं दूंगा, इसलिए यथासंभव बैंक ओवरड्राफ्ट को निपटाया जाता है। अतः अधिविकर्ष को चालू दायित्व ही माना जाना चाहिए। समझ रहे हैं बात को कि करंट लायबिलिटीज है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां ये बताना भी चाहूंगा कि चालू दायित्व के प्रत्येक रुपए के भुगतान के लिए जितनी चालू संपत्ति व्यवस्था है, माना कि एग्जाम्पल, माना कि आपकी चालू संपत्ति है 2000 रुपए और चालू दायित्व आपके 1000, तो कैसे निकालें करंट आप रेशियो, चालू संपत्तियां भाग चालू दायित्व, यानी कि 2000 बटा 1000 तो बराबर 2:1, तो ये आपका क्या हो गया, करंट रेशियो हो गया। अर्थात प्रत्येक 1 रुपए के चालू भुगतान के लिए संस्था के पास 2 रुपए की चालू संपत्तियां हैं, जो एक लेखा अवधि में नगद में परिवर्तित हो जाएगी या नगद के रूप में विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि चालू अनुपात संस्था की अल्पकालीन तरलता, लिक्विडिटी, कौन सी लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का सूचक है। यह अनुपात जितना अधिक होता है, संस्था अपने चालू दायित्व भुगतान करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अल्पकालीन ऋणदाता समय पर ऋणों की वापसी के प्रति उतने ही सिक्योर्ड होना चाहते हैं। वो देख रहे, जिन्होंने लोन दिया वो सिक्योर्ड होना चाहते हैं कि मेरे को भुगतान कितने दिनों में मिल जाएगा, तो उनके हिसाब से करंट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखने का है कि करंट रेशियो एक सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ऋणदाताओं की आपने देख ली, जिनको ऋण आपने लिया उनकी बात अलग है, लेकिन अगर आपने अल्पकालीन वित्तीय साधन रहे ज्यादा और त्रुटिपूर्ण नियोजन कर दिया और उपयोग नहीं हुआ प्रॉपर रूप से, तो वो जो पास अत्यधिक धनराशि है जो आपने लिक्विडिटी की फॉर्म में रख ली है, वो अनुत्पादक हो जाएगी, बेकार पड़ी रहेगी। इसलिए हमें कोशिश की जानी चाहिए कि चालू अनुपात व्यवसाय में एक स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कितना स्टैंडर्ड होता है। देखिए जितने भी विद्वान हैं, अकाउंटेंट्स हैं, AA हैं, उनके अनुसार औद्योगिक फर्म में 2:1 का अनुपात आदर्श माना जाता है। यानी 2 लायबिलिटीज होनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज, और एक हमारे पास 2 करंट असेट्स होनी चाहिए और 1 करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। इसलिए हमें विश्वास दिलाता है कि वर्तमान में मूल्य स्तर में अगर 50% भी गिरावट हो जाएगी, तब भी अल्पकालीन ऋणों का समय पर भुगतान हो जाएगा। इसलिए क्या स्टैंडर्ड है, 2:1। लेकिन फिर भी देखिए अलग अलग व्यवसाय की अलग अलग दिशाएं होती हैं, उनकी प्रकृति होती है, उनकी साख होती है, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं, अतः ये अनुपात अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं चालू अनुपात में क्या क्या कमी को दर्शाता है। चालू अनुपात निम्न कमियों को दर्शाता है। ये व्यवसाय की अनुत्पादकता या अकुशल विनियोग नीति का प्रतीक माना जाता है। ये धीमी संग्रहण नीति को दर्शाता है, जिसकी वजह से देनदारों से वसूली कम होती है और डूबत ऋण में वृद्धि होती है। व्यवसाय का धन आवश्यक रूप से चालू संपत्तियों में अनुत्पादक पड़ा रहता है, जिससे संग्रहण लागत व रखरखाव और ब्याज की लागत में वृद्धि हो जाती है। उच्च चालू अनुपात अगर आपका है, तो उच्च चालू अनुपात होने से मतलब ज्यादा आपने कैश रख लिया है, ज्यादा लिक्विडिटी फॉर्म में पैसा रख लिया है, तो आपको ये समस्याएं झूलनी पड़ेगी, इनसे आपको जूझना पड़ेगा।
आगे बात करते हैं कि अगर मैंने निम्न करंट रेशियो रखा है, निम्न चालू अनुपात रखा है, तो क्या प्रॉब्लम सामने आएगी। देखिए, संस्था के पास लेनदारों को भुगतान करने हेतु रोकड़ की कमी रहेगी, व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की कमी होगी, जो दर्शाता है कि संस्था अपने संसाधनों से अधिक व्यापार कर रही है, जिससे प्रबंधक हमेशा तंगी और रुकावटों का सामना करना पड़ता है उसे। इससे संस्था की शोधन क्षमता और शाख में कमी आती है अगर आपके पास चालू अनुपात कम है तो। चालू अनुपात के दोष, सभी चालू संपत्तियों को समान महत्व है। चालू शब्द भ्रामक है, उपरि दिखावट से का प्रतीक है। आज के लिए इतना ही काफी। मैं डॉक्टर विजय कुमार, आगे कल आपसे बात करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आते हैं, उसका सॉल्यूशंस आपके सामने करेंगे कि किस पर अगर आप करंट रेशियो निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।